और बुल्ढाणा का रुख करेंगे, जहां पर श्रावण के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन कई जगह भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अलग अलग जगह से पालकियां निकाली गईं। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांवड़ यात्रा निकालकर बम भोले के जयघोष से परिसर को भक्तमय कर दिया गया। इस कांवड़ यात्रा में कई युवा शामिल। अलग अलग जगह से पालकियां निकाली गईं। बुल्ढाणा की तस्वीरें, युवाओं में उत्साह उमंग नजर आया। किसी की पालकी त्रिशूल स्वरूपी, किसी की शिवलिंग की भांति। अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार युवाओं के समूहों ने पालकियां निकाली। बुल्ढाणा की तस्वीरें, जहां पर धूमधाम के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। युवाओं के तमाम समूहों ने अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के मुताबिक पालकियां बनाई। किसी ने शिव जी की त्रिशूल स्वरूपी पालकी, किसी ने शिवलिंग स्वरूपी पालकी। पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इन पालकियों को निकाला गया। लोगों ने भी बहुत श्रद्धा भाव के साथ इन युवाओं का स्वागत किया, इन पालकियों को नमन किया। भारत परंपराओं का देश है, आस्था का देश है, मान्यताओं का देश है। हर महीने में कोई उत्सव और कोई जश्न की तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल ये कांवड़ यात्रा की तस्वीरें बुल्ढाणा की। और अब सियासी हलचल। मुंबई में संजय राउत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 5 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा संजय राउत को। 5 सितंबर तक ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है। पात्रा चौल घोटाले का यह मामला, जिसमें संजय राउत की कस्टडी को बढ़ा दिया है कोर्ट ने। 5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे संजय राउत। ईडी की रडार पर है संजय राउत और रिमांड ईडी की बढ़ा दी कोर्ट ने। मामला पात्रा चौल घोटाले का है। पांच सितंबर तक जेल में ही रहेंगे संजय राउत। संजय राउत को कोर्ट से झटका। जेल में ही अभी रहना होगा संजय राउत को। रिमांड बढ़ा दी गई है ईडी की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी रिमांड पर ही रहना होगा संजय राउत को। ईडी की 5 सितंबर तक कस्टडी बढ़ाई गई है। पात्रा चौल घोटाले में राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। ईडी के पास और समय संजय राउत से पूछताछ का। महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसी खबरें हैं, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अकोला के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की अगुवाई देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगी और वो दिल्ली नहीं जाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि देवेंद्र फडणवीस केंद्र की सियासत की ओर रुख कर सकते हैं, दिल्ली का रुख कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही महाराष्ट्र सरकार उनके मार्गदर्शन में ही काम करेगी।
तो ये दो अलग अलग खबरें। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रतिक्रिया दी, उससे क्या ये मान लिया जाए कि अभी महाराष्ट्र की सियासत में ही जमे रहेंगे देवेंद्र फडणवीस? और नांदेड़ के दौरे पर आए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने पूर्व मंत्री अशोक चौहान के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस पर दोनों ने जवाब दिया कि सब कुछ ओके है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ में कृषि विभाग की बैठक की। बैठक के बाद सत्तार सीधे शिवाजी नगर स्थित अशोक चौहान के आवास पहुंचे। सत्तार और चौहान के बीच आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया कि अशोक चौहान मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। अशोक चौहान ने आशा व्यक्त की कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई, उसे लेकर सियासी बहस अब छिड़ गई है। और नांदेड़ का रुख करेंगे, जहां पर छत्रपति संभाजी राजे ने मांग की है कि तेलंगाना राज्य में किसानों को दी गई रियायतें महाराष्ट्र में किसानों के लिए दीर्घकालिक समाधान योजना के लिए लागू की जानी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए राजे ने भूमिका प्रस्तुत की। संभाजी महाराज ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करें। संभाजी राजे ने सरकार को मराठों के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का सुझाव दिया। प्रदेश के विपक्ष के नेता अजीत पवार अमरावती जिले के मेलघाट के दौरे पर हैं। इस दौरान वो दुर्गम दिमददा गांव पहुंचे और अनीता मोरे, उषा जाम्बेकर, सुमन जाम्बेकर के घरों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कुपोषण को लेकर पूरी स्थिति की समीक्षा की और जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं के भोजन के बारे में जानकारी ली। दिमदा गांव में करीब 1 घंटे तक रुके और जायजा लिया। और गोंदिया में पिछले तकरीबन 10 दिनों से 200% बारिश हो चुकी है और लगातार बारिश के कारण इस साल ग्रामीण भाग में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई रास्तों और पुलों की हालत काफी खराब है और कई घर मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं, जिससे नागरिक बेघर हो गए हैं। साथ ही फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश के कारण अनेक गांवों का संपर्क भी कट गया है। उन गांवों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। विधायक विनोद अग्रवाल ने कई अधिकारियों के साथ बिरसौला, उधई टोला, पुजारी टोला, कासा, मरार टोला, तेढ़वा, बड़गांव, कटंग टोला और छिपिया गांव का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया। जब तक कि सरकार का धोरणात्मक और बुल्ढाणा का रुख करेंगे, जहां पर मेहकर तालुका में जानेफल गांव में आंदले ब्रदर्स का एक कृषि केंद्र है। आशंका जताई जा रही है कि इस केंद्र में नकली दवाइयां बेची जा रही थीं। इसके चलते एक डीलर राठी को लाखों रुपए की नकली दवाई बेचकर किसानों को धोखा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके 4 साथियों को भी धर दबोचा गया। हालांकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। खेतों की फर्जी दवाइयां बनाने के मामले में मानवत पुलिस स्टेशन जिला परभनी में सीआर दाखिल हुआ है। उस सीआर की तहकीकात में मानवत पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी जानीपल पुलिस स्टेशन को दिनांक 17/8/2022 को आए थे। उनकी तहकीकात में जानीपल पुलिस स्टेशन हद्दी के ऊटी गांव के किशोर आंदले नामक व्यक्ति को उन्होंने हिरासत में लिया था। उनके जांच में ये खेतों की फर्जी दवाइयाँ बनाने के मामले में वो आरोपी निष्पन्न हुए, इसलिए उन्होंने किशोर आंदले राहना रोटी इनको अटक किया है और उनका 2 दिन पीसीआर मिला है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नासिक का रुख करेंगे, जहां पर पिंपल गांव के करीब दादे गांव का एक युवक नदी में बह गया, जिसके शव को ढूंढ निकालने में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को 3 दिन तक तलाशी अभियान चलाना पड़ा। इसके बाद प्रशासन को सफलता हासिल हुई और युवक का शव वगनेर दुमाला से मिला।
पुलिस और दमकल कर्मियों ने अभियान चलाया था। अमरावती में लगातार जारी बारिश के चलते आम नागरिक और किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। फिर भी किसान अपने बैल जोड़ी का आदर और सद्भाव का दिन यानी पोला उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस दौरान किसानों ने अपनी बैलगाड़ियों को सजाया। पोलो महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा है। और अमरावती के मेलघाट में फंगल इन्फेक्शन का खतरा देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि मेलघाट में 100 से ज्यादा मरीज हैं। इस बीमारी के कारण चेहरा, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर निशान दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि वर्तमान में हर अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 2 से 3 मरीज देखे जाते हैं। इस तरह के रोगियों को दूसरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अपने कपड़े गर्म पानी से धोने चाहिए और नीम के पत्तों से स्नान करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन का खतरा मेलघाट में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग पाए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि नीम के पानी से लोग नहाएं। मेलघाट का मामला जहां पर फंगल इन्फेक्शन के कई केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा मामले मरीज फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित। मेळघाटमध्ये कसं आहे की हा सीजनल जो आहे हा हेवी रेनफॉलमुळे दमट वातावरण राहतं, अंघोळ वगैरे कपडे सुकत नाही, उन्हाचा फार हे राहतो, त्यामुळे तिथे फंगल इन्फेक्शन, स्कॅबीज वगैरे जे म्हणतो आपण, खरूज वगैरे त्याचं प्रमाण वाढतं थोडंफार. नाही त्याच्याकरता जे औषध उपचार आहे ते चालूच आहे. आपल्याकडे मेडिसिनचा प्रॉब्लेम नाही आहे आणि हे कसं आहे औषध उपचार घेतल्यानंतर लगेच क्युअर होतो. यामध्ये काही फंगल इन्फेक्शनमुळे बालकांची काही डेथ वगैरे होत नाही. थोडंसं आता उन्हाळा वातावरण सुरू झालं म्हणजे ऊन वगैरे पडायला लागले की ते आपोआपच कमी होऊन जातं फंगल इन्फेक्शनच्या.